हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जबलॉन्स्की डायग्राम के बारे में। तो जबलॉन्स्की डायग्राम होता क्या है? ये एक एनर्जी डायग्राम होता है जिसको हम अरेंज करते हैं ऑन ए वर्टिकल एक्सिस। बेसिकली अगर इसको देखेंगे ना, इसको एक पोलिश फिजिक्स ने दिया था इस डायग्राम को। ये जब भी फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है, जब भी कोई मॉलिक्यूल फोटॉन को एब्जॉर्ब करते हैं, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी चेंजेस होगा। अब इस मॉलिक्यूल में कौन से फिनोमेना होगा, ये इस मॉलिक्यूल को कौन से चीज़ से गुजरना पड़ता है, ये सारा हमें डिस्क्राइब करते हैं कौन? जबलॉन्स्की डायग्राम। तो इट गिव्स द फेट ऑफ मॉलिक्यूल आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखिए, एक वर्टिकल लाइन से ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वर्टिकल लाइन है, एक्चुअली ये डिपिक्ट करता है एनर्जी को। मीन्स अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये हमें दिखाता है एनर्जी, यानी इसकी एनर्जी सबसे कम होगी और जितना ऊपर जाए इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। और इस एनर्जी डायग्राम में कॉलम्स होते हैं, जैसे ये एक कॉलम है, ठीक है, ये वाला पूरा एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, और एक कॉलम, बहुत सारे कॉलम हो सकते हैं। टिपिकली हम यही दो दिखाते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉलम है ये रिप्रेजेंट करते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी, है ना, स्पिन मल्टीपल। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज हो सकते हैं कि S0 क्या है, ये S1 क्या है, ये S2 क्या है, S3, और यहाँ लिखा है T1। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली क्या है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी हैं। ये कॉलम्स हमें यही रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपके ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। अब इसने फोटॉन्स को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद इसकी ट्रांजिशन हो जाएगी। जब ट्रांजिशन हो जाएगी, एक चांसेस ये है कि अब इनका स्पिन जैसे एंटी क्लॉकवाइज, ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है। इसने अपनी स्पिन चेंज नहीं किया और ऐसे के ऐसे ये ट्रांजिशन दिखा है, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि अब ट्रांजिशन के समय जो ये इलेक्ट्रॉन है अपनी स्पिन को चेंज कर लें, ठीक है। ये ऐसे था ना, डाउन की तरफ था, ऊपर गया तो ये अप की तरफ, ये दोनों पैरेलल हो गया। अब देखिए, जब ये ग्राउंड स्टेट में था तो इसका टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कितना था? एक का +1/2 है, एक का -1/2 है। तो टोटल प्लस करेंगे तो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा? 0, है ना। +1/2 -1/2 0 हो जाएगा। तो हमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी फॉर्मूले से पता है 2s+1। तो ये टोटल स्पिन दिखाता है। s का वैल्यू हमें क्या है? 0 + 1 कितना आया? 1। तो इसको हम कहते हैं सिंगलेट स्टेट। क्या कहते हैं? सिंगलेट। तो इसको डिनोट करते हैं s से। तो यहाँ पे s मीन्स सिंगलेट है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड है। और किस स्टेट में है? 0। 0 मीन्स ग्राउंड स्टेट में है। अब जो ही इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, फोटॉन को एब्जॉर्ब किया, ये जंप कर सकते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। 1 का मतलब फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड, या ये जा सकते हैं सेकंड सिंगलेट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में, थर्ड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में चला जा सकते हैं। डिपेंड करते हैं कि इसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है, ठीक है। या अब दूसरा कंडीशन मैंने आप लोगों को बताया, दूसरा कंडीशन क्या हो सकते हैं कि जब ये ट्रांजिशन हो रहा होगा उस समय ये अपनी क्या कर सकते हैं? स्पिन को चेंज करेगा। जैसे ये ऐसे था, दूसरा इलेक्ट्रॉन को जब इसने ट्रांजिशन किया तो ये स्पिन चेंज कर दी। तो उस समय टोटल स्पिन कितना हुआ? +1/2, इसका भी दूसरे का भी +1/2। तो +1/2 +1/2 1, या दोनों अगर एंटी पैरेलल होगा तो -1/2 -1/2 क्या हो गया? फिर से 1। तो स्पिन एंगुलर फॉर्म या स्पिन मल्टीप्लिसिटी फार्मूले में इसको यूज़ करेंगे तो s का वैल्यू है 1 और +1 हो गया 3। तो इस स्टेट को हम कहते हैं ट्रिपलेट स्टेट। तो यहाँ पे क्या आ गया? T फॉर ट्रिपलेट स्टेट। फर्स्ट, इसका मतलब है फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट। इसी तरह से सेकंड हो सकते हैं, थर्ड हो सकता है, फोर्थ, इसी तरह से थर्ड के ऊपर 4, 5 एंड सो ऑन होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि सिंगलेट स्टेट को डिपिक्ट करते हैं, ये ट्रिपलेट स्टेट को। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि भाई यहाँ पे ट्रिपलेट ग्राउंड स्टेट क्यों नहीं? क्योंकि आपको पता है जब वो ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल्स कंप्लीट होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में होंगे, तो ये पेयर्ड होंगे, तो ये सिंगलेट स्टेट में होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको सिर्फ सिंगलेट ग्राउंड स्टेट यहाँ पे दिखाया है।
ठीक है, अब आपको रिप्रेजेंटेशन सब समझ में आया होगा, सिंगलेट कौन सा हो गया, ट्रिपलेट कौन सा हो गया। ठीक है, अब विद इन ईच कॉलम हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट आइगन स्टेट या एनर्जी स्टेट कहते हैं इसको, एनर्जी स्टेट। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना यहाँ पे इस कॉलम, हर कॉलम में ये सारे रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी को, एनर्जी लेवल्स को। ठीक है, ऑफ ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। और जो इसमें कुछ बोल्ड लाइंस दिखाए होंगे, कुछ शॉर्ट लाइन, ये वाला देखिए, ये वाला बोल्ड लाइंस दिखाया है ना, ये वाला, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को डिपिक्ट करती है, ये मोटे लाइंस। देखिए आप एक चीज़ नोटिस करना, S0 और S1 के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिर S1 से S2 के बीच में एनर्जी और गैप कम हो गया, S2 से S3 के बीच में एनर्जी गैप कम। तो याद रखना, जितना एनर्जी कम होता है उतना ये एनर्जी सेपरेशन क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है ना। जितना हम ग्राउंड स्टेट की तरफ आएंगे, लोअर मॉलिक्यूलर एनर्जी की तरफ आएंगे, तो उतना गैप ज़्यादा होता है। जितना ऊपर जाएंगे तो इन एनर्जी लेवल्स के बीच में जो गैप होगा वो कम होगा। एक स्टेट ऐसा आता है कि ये बिल्कुल एनर्जी लेवल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप और इतना क्लोज होते हैं कि हम पता ही नहीं कर पाते हैं कि कौन सा एनर्जी लेवल हाई है, कौन सा लो। तो एक कंटिन्यूम सा वहाँ पे जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे एक क्वांटाइज स्टेट है, यानी एनर्जी लेवल सेपरेट है, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन जो ही ऊपर जाता है ये एनर्जी गैप ख़त्म हो जाता है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स से कहाँ की तरफ जाता है, फिर से क्लासिकल मैग्नेट की तरफ चला जाता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो जितना ऊपर जाएंगे तो उस समय याद रखना है कि जो एनर्जी गैप होगा वो बहुत ही कम होगा, वहाँ हम क्वांटाइज एनर्जी लेवल का कंसेप्ट वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, अब इन एनर्जी लेवल्स के बीच में आप देख रहे हैं छोटे छोटे एनर्जी लेवल्स हैं, है ना। तो ये दो बड़े S0 और S1 एक बड़ा एनर्जी लेवल है, इनके बीच में छोटे छोटे एनर्जी लेवल्स हैं। इन एनर्जी लेवल्स को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन, है ना, वाइब्रोनिक एनर्जी स्टेट। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मॉलिक्यूल जो होते हैं, उनके साथ क्या एसोसिएट होता है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होते हैं, इसके बाद वाइब्रेशनल एनर्जी होते हैं, इसके बाद रोटेशनल एनर्जी होता है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल बहुत हाई होते हैं, इसके बाद वाइब्रेशनल एनर्जी होता है, इसके बाद रोटेशनल एनर्जी होता है। तो हर इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के अंदर बहुत सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं, जो कि हम आमतौर पर इसमें दिखाते नहीं हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए। यानी ये जितने एनर्जी लेवल्स हैं एक्चुअली इस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के अंदर आए गए सारे इन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बाद अब छोटे छोटे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स भी होते हैं, जो हम यहाँ पे डिपिक्ट नहीं करते हैं, है ना, एक कंजस्टेड जैसा। तो ये सारे जो ये लाइन जो है वो वाइब्रेशनल एनर्जी, जो मोटे लाइन्स वो कौन सी एनर्जी दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, S0, S1, S2, S3। और हर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी, और हर वाइब्रेशनल एनर्जी के अंदर रोटेशनल एनर्जी, इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे गैप ज़्यादा है, ये यहाँ कम हो रहा है। तो जितना ऊपर जाएंगे जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में भी गैप ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट। तो ईच ऑफ दीज वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स कैन बी सब डिवाइडेड इवन फर्दर इनटू एनर्जी रोटेशनल एनर्जी लेवल, जो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक स्टेट जो होता है वो इंक्रीज होता है, इसकी एनर्जी स्टेट क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। द डिफरेंस इन एनर्जी बिकम्स कंटिन्यूसली लेस। जो ही इसकी एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो एनर्जी लेवल्स में जो गैप है वो कम हो जाता है, फिर वो क्वांटम मैकेनिक्स से वो क्लासिकल मैकेनिक की तरफ अप्रोच हो जाता है। ठीक है, तो एडिशनली एज द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल गेट क्लोज टुगेदर द वॉल्यूम ऑफ वाइब्रोनिक एनर्जी लेवल इंक्रीजेस। ठीक है, तो एडिशनली एज द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स गेट क्लोजर टुगेदर द वॉल्यूम ऑफ वाइब्रोनिक एनर्जी लेवल इंक्रीज। देखिए यहाँ पे एक चीज़ यहाँ समझ के जाना है, जितना हम ये एनर्जी ऊपर की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स की एनर्जी कम हो जाएंगी, और वो ओवरलैप करेगा किसके साथ, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के साथ।
तो इजीली इलेक्ट्रॉन यहाँ इलेक्ट्रॉनिक लेवल से वाइब्रेशनल लेवल्स पे ओवरलैप होने की वजह से आ सकता है। यहाँ पे बहुत दूर दूर है, देखिए जितना एनर्जी हाई होगा वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करने के चांसेस होता है। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से T1 में भी, यानी फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड, ऐसे इनमें कि इनके अंदर भी डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब है यहाँ पे एब्जॉर्बेंस। क्या होता है? एब्जॉर्बेंस इज सिंपली जब भी रेडिएशन आप पास करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल से, तो वहाँ पे वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं, जिसको हम स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं। देखिए ग्राउंड स्टेट से आया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के इस वाइब्रेशनल लेवल में चला गया, ये ऑलरेडी वाइब्रेशनल लेवल हाई वाइब्रेशनल लेवल में था, यहाँ चला। तो किसी तरीके से भी दिखा सकते हैं। देखिए हमेशा याद रखना, जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होता है वो हम दिखाते हैं ग्राउंड स्टेट से। ग्राउंड स्टेट से आपने बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा है, तो जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है रूम टेम्परेचर में इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा किस स्टेट में होता है? ग्राउंड स्टेट में। तो जब एब्जॉर्प्शन भी होगा तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन कहाँ से होगा? ग्राउंड स्टेट से। तो इसलिए हम इसको ग्राउंड स्टेट से। अब थोड़ी सी एनर्जी, थर्मल एनर्जी बढ़ गई तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँचे होंगे, कुछ यहाँ पहुँचे होंगे, उसी हिसाब से डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल से हायर एक्साइटेड लेवल पे ये जंप करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजिशन इन मोस्ट जबलॉन्स्की डायग्राम इज द एब्जॉर्बेंस ऑफ ए फोटॉन ऑफ ए पार्टिकुलर एनर्जी बाय द। तो फर्स्ट जो है एनर्जी इंसिडेंट होता है किसी भी मॉलिक्यूल पे, तो उस समय जो फर्स्ट इंसिडेंट होता है वो क्या होता है? एब्जॉर्बेंस। जो फर्स्ट चीज़ होता है वो क्या होता है? एब्जॉर्बेंस होता है। और याद रखना वो भी फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, क्वांटाइज्ड होता है। अगर उसको वही गैप वाला एनर्जी नहीं मिला जो इस गैप के साथ कॉरस्पॉन्ड करते हैं, तो एनर्जी की एब्जॉर्बेंस नहीं होगा। ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो हमेशा याद रखना, जब भी एब्जॉर्प्शन होता है, जब भी फोटॉन इसमें इन्वॉल्व होता है ना, तो उस लाइन को हम स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन का मतलब है एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, ऊपर की तरफ चला, एनर्जी एब्जॉर्प्शन का साइन है ये। इसके बाद एब्जॉर्बन इज द मेथड बाय विच इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड फ्रॉम ए लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, सिंपली द एनर्जी ऑफ द फोटॉन इज ट्रांसफर्ड टू द पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। ये भी आपको पता है, पार्टिकुलर एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ट्रांसफर होकर एक्साइटेड लेवल में चला जाएगा। द इलेक्ट्रॉन देन ट्रांजिशन टू डिफरेंट आइगन स्टेट करस्पॉन्ड टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको मिलता है उसी हिसाब से डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में ये चला जाता है। और याद रखना, फिक्स वेवलेंथ वाली एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करेगा, सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। और इतना ये एब्जॉर्बन जो है तो बहुत फास्ट होता है, 10⁻15 -15 सेकंड्स में। यानी 1/15 से अगर इसको 0 लगाएंगे ना, तो उतने फास्ट, यानी एक फ्रैक्शन सेकंड का फ्रैक्शन उस फास्ट पे ये ट्रांजिशन होता है 10⁻⁻15 सेकंड के हिसाब से। ठीक है, ये मैंने बताया ग्राउंड स्टेट से होता है यूजुअली। इसके बाद इसमें दो प्रोसेस होता है, वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन एंड इंटरनल कन्वर्जन। ये चीज़ आप याद रखेंगे। देखिए जो ही इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हुआ, एब्जॉर्बेंस हुआ, इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी लेके चला गया। एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर तो टिके कि नहीं, अब इसको वापस आना है। तो वापस दो तरीके से आ सकते हैं, एक तो रेडिएटिव प्रोसेस होता है, यानी फोटॉन की इमिशन से होता है, रेडिएशन के एमिशंस को हम क्या कहेंगे? रेडिएटिव। और दूसरा जो होता है नॉन रेडिएटिव। तो नॉन रेडिएटिव में एक्चुअली इजीली हो जाता है एब्जॉर्प्शन के बाद। सबसे पहले नॉन रेडिएटिव दो तरीके से होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया ना, जो ग्रीन लाइन से यहाँ पे देख रहे हैं, और अब यहाँ पे ब्लू लाइन वाला देख रहे हैं। ये ब्लू लाइन वाला देखिए, इलेक्ट्रॉन जो ही यहाँ पहुँचा, ये हायर वाइब्रेशनल लेवल से लोअर वाइब्रेशनल, यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ये है ना। इस इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के अंदर बहुत सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है। अब ये हायर एनर्जी लेवल पे था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा हुआ था। अब ये हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से लो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में, यानी इलेक्ट्रॉनिक लेवल से नीचे नहीं आया, सिर्फ एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में आ गया।
ठीक है। और आपको पता है जो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वाइब्रेशनल लेवल्स होता है वो कॉरस्पॉन्ड टू कौन सा रेडिएशन होता है, IR रेडिएशन। और जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो UV विजिबल से, है ना, कॉरस्पॉन्ड करते हैं। अब ये वाइब्रेशनल लेवल से वापस आ रहे हैं ना, वाइब्रेशन ये यहाँ पहुँचा ही नहीं, ये वाइब्रेशनल लेवल से वापस आ रहे हैं तो IR रेडिएशन को एमिट करेगा। IR रेडिएशन को हम क्या कहते हैं, हीट रेडिएशन। तो मॉलिक्यूल में कोई लाइट नज़र नहीं आएगा, है ना, कोई वहाँ पे हमें कोई चमक नज़र नहीं आएगा, सिंपली मॉलिक्यूल थोड़ा सा हीट अप हो जाएगा। तो ऐसे कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन, जो कि एक नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। अब दूसरा क्या हो सकता है कि ये वाइब्रेशनल लेवल हायर वाले में था, S2 के वाइब्रेशनल लेवल में से आ गया S1 के हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में, यानी फिर से एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में आ गया। कोई और ज़्यादा इसने नहीं किया जंप, एक वाइब्रेशनल जो कि दूसरे इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का था दूसरे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में आ गया। तो इसको भी हम कहेंगे जब ये रेडिएशन एमिट होगा तो इन द फॉर्म ऑफ IR रेडिएशन होगा, हीट ही होगा, कोई यहाँ पे फोटॉन एमिट नहीं होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन रेडिएटिव। लेकिन क्योंकि ये दूसरे इलेक्ट्रॉनिक लेवल से आ रहे थे इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल कन्वर्जन। बस ये कंसेप्ट आपको याद रखना। तो नॉन रेडिएटिव मैकेनिज्म दो तरीके से हो सकता है, एक होता है वाइब्रेशनल का, एक होता है वाइब्रेनिक रिलैक्सेशन या वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन, दूसरा होता है इंटरनल कन्वर्जन, जो कि दोनों नॉन रेडिएटिव है। उस समय कोई लाइट वहाँ से मॉलिक्यूल से वापस नहीं आता है, सिर्फ वहाँ पे हीट जनरेट हो सकता है। वंस एन इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड, जैसे ही एब्जॉर्बेंस हो गया, एक्साइटेशन हो गया, देयर आर मल्टीट्यूड ऑफ वेज दैट एनर्जी मेड बी डिसिपिएटेड। मैंने पहले ही कहा जो ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं इस एनर्जी को वापस निकालने का। तो दो हमने तरीका आपको बताया, वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन और इंटरनल कन्वर्जन। और हमेशा याद रखना, हमने जब एनर्जी की एब्जॉर्प्शन हुई, यानी जब फोटॉन वहाँ पे एब्जॉर्ब होने के बाद ट्रांजिशन हुआ, तो हमने एक स्ट्रेट एरो से दिखाया क्योंकि वो रेडिएटिव मैकेनिज्म था। नॉन रेडिएटिव को हम कर्व्ड एरो से ऐसे दिखाते हैं। तो ये कर्व्ड एरो से आप पता चल जाएंगे कि जो यहाँ पे ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन नीचे जो आ रहा है, कोई वहाँ पे रेडिएशन एमिट नहीं हो रहा है, सिर्फ हीट, यानी फोटॉन कोई रिलीज नहीं हो रहा है, सिर्फ हीट रिलीज हो रहा है, ये आप यहाँ पे बोल सकते हैं। तो नॉन रेडिएटिव मैकेनिज्म को हम कर्व्ड लाइन से दिखाते हैं। द फर्स्ट इज थ्रू वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। तो सबसे ज़्यादा चांसेस क्या है वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन होने की, क्योंकि वाइब्रेशनल लेवल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज में होते हैं, तो वहाँ वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, जिसको हम कर्व्ड एरो से दिखाते हैं क्योंकि वो नॉन रेडिएटिव मैकेनिज्म है। ठीक है। वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन इज वेयर द एनर्जी डिपॉजिटेड बाय द फोटॉन इनटू द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय ए वे टू अदर वाइब्रेशनल लेवल मोड्स एज काइनेटिक एनर्जी। तो ये इसको देगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, अपनी काइनेटिक एनर्जी कम, तो इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है। इसके बाद दिस प्रोसेस इज वेरी फास्ट, ये भी बहुत फास्ट होता है। वहाँ पे 10⁻⁻15 पे हो रहा था, यहाँ -14 और -10⁻⁻11 के बीच में होता है। Since this is a very fast transition, it is extremely likely to occur immediately following absorbance। के बाद जो पहला रिएक्शन होता है वो रिएक्शन जो होता है वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन होता है। ठीक है। दिस रिलैक्सेशन अकर बिटवीन वाइब्रेशनल लेवल, सो जनरली इलेक्ट्रॉन विल नॉट चेंज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक लेवल टू अनदर थ्रू दिस मेथड, है ना, क्योंकि ये जो ही इलेक्ट्रॉन, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचे, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ, तो इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है। अब है however if vibrational energy level strongly whirling, मैंने पहले कहा कि आप जितना ऊपर जाओगे चांसेस है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स और वाइब्रेशनल जो लेवल्स है वो ओवरलैप होगा। तो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉनिक लेवल से नीचे वाले वाइब्रेशनल लेवल्स में ट्रांजिशन होता है, जिसको हमने अभी अभी कहा था इंटरनल कन्वर्जन।
तो ये भी इसी तरह से वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन की तरह नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है, याद रखना भाई, है ना। तो हमेशा ऊपर वाले लेवल्स पे आप दिखाएंगे इंटरनल कन्वर्जन, नीचे जो दिखाएंगे वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन आप दिखा सकते हैं। तो जितना ऊपर जाएंगे जो रिलैक्सेशन होगा वो इंटरनल कन्वर्जन के थ्रू होने के बहुत ज़्यादा चांसेस। इसको भी हम किससे दिखाएंगे, कर्व्ड एरो से, क्योंकि इसमें भी कोई रेडिएशन इमिट नहीं हो रहा है, सिर्फ हीट इमिट हो रहा है। तो इंटरनल कन्वर्जन अकर्स बिकॉज ऑफ द ओवरलैप ऑफ वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स, मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। एज एनर्जी इंक्रीजेज द मैनिफोल्ड ऑफ वाइब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक आइगन स्टेट बिकम एवर क्लोजर डिस्ट्रीब्यूट, जितना ऊपर जाएंगे इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, किसके, इंटरनल कन्वर्जन होने के, ठीक है। दिस ओवरलैप गिव्स ए हायर डिग्री ऑफ मल्टीप्लिसिटी that the electron can transition between vibrational level that will lower the electronic state, है ना। तो इस ओवरलैप से जितना, है ना, this overlap gives higher degree of probability that the electron can transition between vibrational level that will lower the electronic state। तो जितना ऊपर जाएंगे इन इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के बीच में इस टाइप के ट्रांजिशन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। Internal conversion occurs in the same time frame as vibrational relaxation, therefore it's very likely for a molecule to dissipate energy from light perturbation, ठीक है। However, due to lack of vibrational electronic energy state overlap and large energy difference between ground state and first excited state, internal conversion is very slow। ये चीज़ याद रखना कि आपको हमने अभी अभी आपको समझा दिया कि जितना ऊपर की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के बीच में एनर्जी गैप कम कम होता जाएगा। तो जितना ऊपर जाएंगे इस वाइब्रेशनल लेवल्स के साथ इनका जो कपलिंग होना या इनके साथ मिक्सिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होगा। तो उसमें इंटरनल कन्वर्जन वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो ही हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और फर्स्ट सिंगलेट ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट की बात करते हैं तो एनर्जी गैप इनमें बहुत ज़्यादा होता है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में भी गैप बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इनमें इस टाइप के इंटरनल कन्वर्जन होने की चांसेस थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू हायर एनर्जी स्टेट, ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। अब एक फिनोमेना होते हैं जिसको हम फ्लोरेसेंस कहते हैं, ठीक है। फ्लोरेसेंस another pathway for molecule to deal with energy received from photon is to emit a photon, this term as fluorescence। अब पहली बार हमने फोटॉन का यहाँ पे जिक्र किया, यानी जो ही एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की यहाँ से यहाँ आ गया इंटरनल कन्वर्जन से नॉन रेडिएटिव प्रोसेस, ये इंटरनल कन्वर्जन से, और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुँच गया। यहाँ से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ये सीधे वापस कहाँ आ गया भाई, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के बीच में जो गैप होता है उस समय जब एनर्जी रिलीज करेगा तो किसकी कैटेगरी में आएगा, यूवी विजिबल रेडिएशन की कैटेगरी में आएगा। तो जब विजिबल रेडिएशन की कैटेगरी में आएगा तो वहाँ पे हमें विजिबल लाइट दिखेगा कि वहाँ से कोई लाइट निकल गई है, ऐसे हमें दिखेगा ना, तो उसको हम कहते हैं फ्लोरेसेंस। तो फ्लोरेसेंस इज सिंपली व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स कम्स back from first excited singlet state to singlet ground state with the emission of photon, उसको हम कहते हैं फ्लोरेसेंस। तो फ्लोरेसेंस क्या होगा, जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया वहाँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में विद द इमिशन ऑफ रेडिएशन, विद द इमिशन ऑफ फोटॉन, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्लोरेसेंस प्रोसेस, है ना। और हमेशा याद रखना ये रेडिएशन फोटॉन एमिट कर रहा है ना, तो ये लाइट एमिट कर रहा है, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन से दिखाएंगे क्योंकि ये इमिशन है नीचे की तरफ, ये एब्जॉर्प्शन था ऊपर की तरफ हमने दिखाया है, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, ये भी बहुत फास्ट होता है 10⁻⁻7 के बीच में, ठीक है। लेकिन इंटरनल कन्वर्जन से तो या वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन से तो थोड़ा सा स्लो होता है। While this transition is slow, it's an allowed transition with the electron staying in the same manifold, है ना। ये allowed transition क्योंकि सिंगलेट से सिंगलेट में ही आ रहे हैं, तो allowed transition इसको हम बोलते हैं। Fluorescence is most often observed between, बताइए भाई कहाँ ऑब्जर्व हो जाएगा,
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच में ज़्यादा होने के चांसेस है, क्योंकि वहीं पे तो एनर्जी गैप है ज़्यादा, तो वो एनर्जी करस्पॉन्ड करेगा विजिबल रेडिएशन से। तो हमें जो फ्लोरेसेंस होने के चांसेस है वो ज़्यादा यहाँ पे होता है ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बीच में। और जितना ऊपर जाएंगे तो कौन से चांसेस है नॉन रेडिएटिव प्रोसेस की, इंटरनल कन्वर्जन, वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वहाँ पे वाइब्रेशनल लेवल जो होता है इलेक्ट्रॉनिक लेवल के साथ कपलिंग करते हैं, बहुत ही क्लोज एनर्जी में होते हैं। अब है एक इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। देखिए यहाँ तो मैंने समझा दिया आपको, ये अपने इस लेवल में आ जाते हैं, इसी लेवल में वाइब्रेशनल लेवल्स में आ जाते हैं, है ना, या सीधे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। तो इसको हम फ्लोरेसेंस नाम दिया, इसको हम वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन दिया। यहाँ से अगर ये नीचे आता है इस वाइब्रेशनल लेवल में तो इसको हम इंटरनल कन्वर्जन नाम दिए। ये सारी चीज़ें। अब कुछ ऐसे प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुँचे थे ना अपने स्पिन को, फॉर एग्जाम्पल इसकी स्पिन ऐसी थी, है ना, इसकी स्पिन ऐसी थी, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड की तरफ। जो ही अब क्या इसका इसी टाइप का स्पिन था, तो ये क्या करता है अपने स्पिन को चेंज करता है। चेंज करने से अब इसका स्पिन कैसा हो जाएगा, ऐसा, जिसको हमने ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट कहा था, T1 में चला जाएगा। तो ये एक सिस्टम से दूसरे ट्रिपलेट के सिस्टम में जा रहा है ना, लेकिन ये एनर्जी लॉस करके जाएगा, है ना। तो एनर्जी लॉस किसके फॉर्म में करेगा, IR रेडिएशन के। ये कोई इतना ज़्यादा एनर्जी तो रिलीज नहीं करेगा जो विजिबल फॉर्म में आएगा, तो IR रेडिएशन की फॉर्म में होगा, तो वहाँ सिर्फ हीट होगा। तो यानी यहाँ एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में आ रहे हैं। यहाँ तो जो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट के एनर्जी लेवल से ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट के वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में जा रहे हैं, तो सिस्टम को क्रॉस कर रहा है, यहाँ से यहाँ क्रॉस कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ओवर। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ओवर से इसको डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। तो उससे इसके स्पिन जो होगा चेंज होगा, ये नीचे की तरफ तो ऊपर की तरफ चला जाएगा। फिर लास्ट में ये T1 से कहाँ जाएगा, अपने S0 में वापस आएगा। तो ये एनर्जी गैप तो ज़्यादा आएगा ना, तो ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, रेडिएटिव प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। तो यहाँ पे लाइट की एमिशन होगी, तो ये कौन सा हो गया, रेडिएटिव प्रोसेस हो जाता है। इसलिए हम इसको स्ट्रेट लाइन का मतलब रेडिएटिव प्रोसेस, और ये कर्व्ड लाइन का मतलब नॉन रेडिएटिव, हीट के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। तो ये चीज़ें आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। तो थोड़ा इनको आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दिस इज द स्लोवेस्ट प्रोसेस इन जबलॉन्स्की डायग्राम, ठीक है। सेवरल ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड स्लोअर देन फ्लोरेसेंस। ये फ्लोरेसेंस की तरह ही है, अगर देखें तो ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड में वापस आता है, लेकिन ये जो ग्राउंड स्टेट में वापस आने का टाइमिंग है ये बहुत जल्दी नीचे ग्राउंड स्टेट पे आता है, क्योंकि सिंगलेट से सिंगलेट में जा रहा है, अलाउड है। अब ये ट्रिपलेट से सिंगलेट में जा रहा है, तो ये अलाउड नहीं होगा, फॉरबिडन होगा। तो इसको पहले T1 से S0 में आने के लिए इसकी, जैसे इलेक्ट्रॉन की हमने इसको ऐसे दिखाया था, ठीक है, अपोजिट स्पिन में, ये अपोजिट स्पिन में ही ऊपर गए थे। जो ही ये यहाँ चला गया तो इसने अपनी स्पिन चेंज की, यहाँ चला गया अपनी स्पिन सेम है, ठीक है। यहाँ आने के लिए इसको अपना स्पिन रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये सब करते करते ये थोड़ा सा डिले हो जाता है, डिलेड प्रोसेस। तो इसलिए इसको नाम हम देते हैं डिलेड फॉस्फोरेसेंस, यानी फॉस्फोरेसेंस जैसा तो है लेकिन थोड़ा सा डिलेड फॉस्फोरेसेंस है, लेकिन इसका अपना पार्टिकुलर नाम क्या है, फॉस्फोरेसेंस। इसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोरेसेंस, जो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग वर्क के थ्रू होता है फॉस्फोरेसेंस। ये कंसेप्ट आप थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। तो आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें देखा। फ्लोरेसेंस जो फास्ट होता है लेकिन लाइट एमिट होता है उस समय, फॉस्फोरेसेंस में भी लाइट आते हैं लेकिन उस समय वो थोड़ा सा डिले होता है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे समझाने की कोशिश करेंगे, इसको आप थोड़ा सा पढ़िएगा। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारी जगह कुछ चीज़ें चिपकाया होता है, ठीक है। जो ही रात को उस पर लाइट पड़ती है तो एकदम से ट्विंकलिंग करना, यानी वो चमक सी आ जाती है वहाँ से। जो ही लाइट के सोर्स को हटा देते हैं वो फिर हमें नज़र ही नहीं आता है।
दैट मीन्स वहाँ पे फ्लोरिसेंस हो रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी पे अगर हम लाइट को पड़ने देते हैं तो सोर्स को हटाने के बाद भी कुछ देर तक वहाँ पे लाइट रहती है, उसको हम फॉस्फोरेसेंस कहेंगे। वहाँ पे फिनोमिना कौन सा हो रहा है, फॉस्फोरेसेंस का। तो फ्लोरेसेंस आफ्टर द रिमूवल ऑफ सोर्स ऑफ लाइट इट डिमिनिश, वो ख़त्म हो जाते हैं, बट इट परसिस्ट इन केस ऑफ फ्लोरेसेंस। क्यों? क्योंकि वो डिलेड प्रोसेस हो रहा है। यहाँ से एब्जॉर्प्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से स्पिन चेंज होगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, तो बहुत देर तक ये चलता रहता है। जो आपके वॉच, रिस्ट वॉच होते हैं पुराने, वहाँ पे आपको रात को नज़र आते थे, दैट मीन्स वो फॉस्फोरेसेंस टाइप का वहाँ पे होता है। ठीक है, अब ये शॉर्ट फुल डायग्राम है, एक इसको हमने पूरे शॉर्ट कर दिया ऊपर जितना हमने पढ़ा। देखिए ये वाला एस नॉट जो है दिखा रहा है, ग्राउंड स्टेट को दिखा रहा है ना। इसके अंदर बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल्स बने हैं। ये ग्रीन जो लाइन है सारे, ये ग्रीन लाइन ये एब्जॉर्प्शन को दिखाते हैं, यहाँ से ऊपर चला गया। और ये यहाँ से ये वाला बताइए कौन सा होगा, है ना। ऊपर वाले वाइब्रेशनल लेवल से नीचे वाले एक्साइटेड स्टेट के वाइब्रेशनल लेवल्स में आ रहे हैं, तो इंटरनल कन्वर्जन हो रहा है। ये अपने वाइब्रेशनल लेवल से अपने ही वाइब्रेशनल लेवल में आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया भाई, ये हो गया वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी इंटरनल कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से अपना स्पिन चेंज करके यहाँ जा रहा है, तो इंटर सिस्टम क्रॉस ओवर। तो आपने देखा नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है। जब देखो ये मॉलिक्यूल था, इसने एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें दो प्रोसेस होते हैं। रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद दो प्रोसेस, एक रेडिएटिव में प्रोसेस होता है रेडिएटिव, और दूसरा नॉन रेडिएटिव प्रोसेस होता है। रेडिएटिव प्रोसेस, नॉन रेडिएटिव में इंटरनल कन्वर्जन के थ्रू हो सकता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ओवर के थ्रू हो सकता है, या वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। रेडिएटिव में क्या हो सकता है, फ्लोरेसेंस हो सकता है और फॉस्फोरेसेंस हो सकता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। बस ये वाला ओवरऑल एक आपको सिनेरियो दिया है कैसे होता है जैवलॉन्स्की डायग्राम, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। देखिए अब एक लास्ट में एक समअप जैसा है। एब्जॉर्प्शन जब होती है, फोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा फास्ट तरीके से 10⁻⁻15 सेकंड में, क्या है, रेडिएटिव प्रोसेस है। यस, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स फोटॉन, सो इट इज ए रेडिएटिव प्रोसेस। इन केस ऑफ इंटरनल कन्वर्जन, द इलेक्ट्रॉन्स comes back from higher vibrational levels to lower vibrational levels। तो उस समय कोई रेडिएशन, कोई फोटॉन वहाँ से एमिट नहीं होता है, लेकिन ये भी बहुत फास्ट होता है क्योंकि एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल में आता है। तो ये लेकिन नॉन रेडिएटिव प्रोसेस, कोई फोटॉन वहाँ पे एमिट नहीं होता। वाइब्रेशनल है ना, वाइब्रेशनल विद इन द सेम मॉलिक्यूल, यहाँ पे सेम वाइब्रेशनल लेवल्स में ये वापस आते हैं, तो ये भी नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है। फ्लोरेसेंस आपने देखा रेडिएटिव प्रोसेस है। इंटर सिस्टम प्रोसेस नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है। फॉस्फोरेसेंस क्या है, रेडिएटिव, क्योंकि वहाँ से लाइट इमिट हो रहा था। तो ये एक इंट्रो था, ये थोड़ा सा डिटेल था जैवलॉन्स्की डायग्राम के बारे में। अगर आपको कुछ भी क्वेरी रहता है आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।